केक काटने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है और हर चीज मुसलमानों का घर नहीं है जो बुलडोजर से ढहा दो। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की फजीहत इस बात का संकेत है कि वृंदावन में कॉरिडोर का दंगल लंबा चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर लताड़ा है और देश जानता है कि 26 मई 2025 को योगी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इस अध्यादेश के जरिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास बनाया, जिसके जिम्मे मंदिर का पूरा प्रबंधन और भक्तों की सुविधाएं सौंप दी गईं। ये मंदिर जो सदियों से स्वामी हरिदास जी के वंशजों और सेवायतों के हाथों में था, अब अचानक सरकारी चंगुल में फंसता दिख रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को इस अध्यादेश पर सवाल उठा दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि अध्यादेश की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। कोर्ट का ये सवाल चौंकाने वाला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए हरी झंडी दी थी। मगर यह सवाल सिर्फ एक कानूनी कमेंट नहीं था, बल्कि उस सियासी खेल की भी पोल खोलता है जो कॉरिडोर निर्माण के नाम पर खेला जा रहा है। और बात सिर्फ एक अध्यादेश की नहीं है, ये कहानी है आस्था के साथ खिलवाड़ की, सियासत की और उस सिस्टम की जो भक्ति को अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की जमीन कोई बिना मालिक की जमीन नहीं थी, यानी सवालों के घेरे में योगी सरकार की मंशा। अब सवाल ये भी है कि जब मंदिर का प्रबंधन पहले से चल रहा था तो सरकार को इसे हड़पने की क्या जरूरत है। क्या कॉरिडोर का निर्माण भक्तों की सुविधा के लिए है या सत्ता का सब कुछ कब्जा कर लेने का खेल। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस मंदिर की कुंज गलियां भक्तों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। वीकेंड पर तो 5 लाख से ज्यादा भक्त उमड़ पड़ते हैं और हालात भगदड़ जैसे हो जाते हैं। साल 2022 में ऐसी ही एक भगदड़ में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिले। ये कहा गया उनके जान माल की सुरक्षा हो, लेकिन कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव अब सियासी जंग का मैदान बन चुका है। भक्तों का कहना है कि मंदिर की तंग गलियां और अव्यवस्था सरकार की नाकामी का सबूत है। अगर सरकार वाकई भक्तों की चिंता करती तो वो पहले सुविधाएं क्यों नहीं दे पाई, और अब जब मंदिर का प्रबंधन सरकार के कब्जे में जा रहा है तो कैसे भरोसा कर लें कि सब ठीक हो जाएगा। मंदिर का प्रबंधन सदियों से गोस्वामी समुदाय और लगभग 360 सेवायतों के हाथों में रहा है। ये एक निजी मंदिर है जिसका प्रबंधन 1939 में बनी एक योजना के तहत चलता है, लेकिन योगी सरकार की दलील है कि मंदिर में कोई भी मान्यता प्राप्त प्रबंधन समिति नहीं है और जो लोग इसका प्रबंधन कर रहे हैं वे अवैध हैं। यानी जो लोग कई साल से इस मंदिर को देख रेख कर रहे हैं वो सब अवैध हो गए। सवाल ये है कि जब मंदिर का प्रबंधन बिना किसी बड़े विवाद के चल रहा था तो सरकार को इसे अपने कब्जे में लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। 26 मई 2025 को लाए गए योगी सरकार के अध्यादेश के तहत श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास में 18 सदस्य होंगे, जिनमें 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे। इनमें मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। अध्यादेश में यह भी कहा गया कि सभी सदस्य सनातन धर्म के अनुयायी होंगे। अब सवाल यह है कि जब मंदिर पहले से सनातन धर्म के लोगों के हाथ में था तो इस शर्त की क्या जरूरत थी। क्या यह सिर्फ सियासी दिखावा था। वैसे कुछ लोग ये भी कहने लग जाएंगे कि भैया वक्फ बोर्ड में तो आपको सबको घुसाना है, वहां आपको सेकुलरिज्म दिखाना है, वहां समाजवादी व्यवस्था लानी है। यहां आप क्यों लिख रहे हैं साफ साफ कि खाली सनातनी होंगे। बहरहाल यहां मसला अलग है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ सियासी चाल है या जनता की आंखों में धूल झोंकने की साजिश। दरअसल यूपी सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी करार दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो इस अध्यादेश की क्या जरूरत थी। अगर सरकार को विकास करना था तो वो कानून के दायरे में क्यों नहीं किया। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि मंदिर का पैसा भक्तों की सुविधा के लिए है, न कि जेब भरने के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने वहां के आसपास के इलाके का विकास किया, वो भी बिना मंदिर प्रबंधन को हाथ लगाए। अगर सरकार को विकास करना था तो वो अपने खजाने से क्यों नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि मंदिर का प्रबंधन हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक समिति को सौंपा जाए, जिसमें जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हों। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जोड़ा जा सकता है। अब सवाल यह है कि जब सरकार के पास भक्तों की सुविधा के लिए इतने सारे रास्ते थे तो उसने मंदिर प्रबंधन को ही निशाना क्यों बनाया। 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि जब मंदिर का प्रबंधन पहले से चल रहा था तो सरकार ने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। जबकि योगी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने दावा किया कि बांके बिहारी मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और जो लोग
अध्यादेश को चुनौती दे रहे हैं उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि मंदिर का प्रबंधन मौजूद है, ये कोई अराजक स्थिति नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने योगी सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि मंदिर प्रबंधन को नोटिस दिए बिना, सार्वजनिक सूचना जारी किए बिना ऐसे आदेश कैसे पास हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या योगी सरकार ने जानबूझकर मंदिर प्रबंधन को अंधेरे में रखा ताकि वो अपनी मंशा पूरी कर सके। सच्चाई यह है कि यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद ही कॉरिडोर की राजनीति शुरू हुई है और बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव 2023 में हुआ था। नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने की इजाजत दी, लेकिन मंदिर के फंड का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फिर 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित किया और सरकार को मंदिर के फंड से 5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दे दी, बशर्ते जमीन मंदिर या ठाकुर जी के नाम पर हो। लेकिन इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि उन्हें और मंदिर के प्रबंधन को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। सरकार की दलील है कि कॉरिडोर का मकसद भक्तों को सहूलियत देना है। तंग गलियों में भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए पार्किंग, शौचालय और सुरक्षा चौकियां बनाई जानी है। दावा है कि इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार के पास ब्रज तीर्थ विकास परिषद जैसी संस्थाएं थीं, तो उसने मंदिर के फंड को ही क्यों निशाना बनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि भक्तों को सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए मंदिर के प्रबंधन को हड़पने की क्या जरूरत थी। दरअसल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी योगी सरकार के अध्यादेश पर सवाल उठाए थे। 21 जुलाई 2025 को कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी एडवोकेट संजय गोस्वामी ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है जिसे स्वामी हरिदास जी के वंशज सदियों से चला रहे हैं। सरकार का इस पर कब्जा करना संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है और संविधान अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों में स्वायत्तता की गारंटी देता है। 30 जुलाई को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने साफ कहा कि हम सरकार को धर्म में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। आप बाहर की व्यवस्था देखिए, अंदर मत घुसिए। संविधान का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, तो वो धर्म में क्यों घुस रही है। मगर सवाल सिर्फ बांके बिहारी मंदिर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि जब सत्ता आस्था पर काबिज होने लगे, कब्जा करने की कोशिश करने लगे, तो पहला शिकार भक्त होते हैं। याद रखिए कि बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन करने वाले 360 सेवायत स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं। इनके बीच आपसी विवाद जरूर रहा है, लेकिन मंदिर का प्रबंधन कभी अव्यवस्थित नजर नहीं आया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने उनके अधिकारों को छीना और उन्हें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, निखिल गोयल और अमित आनंद तिवारी ने तर्क दिया कि योगी सरकार का अध्यादेश मनमाना है और संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। और जब कोर्ट ने दो टूक कहा कि योगी सरकार के अध्यादेश की वैधता इलाहाबाद हाईकोर्ट में तय होगी, तो सरकार की जल्दबाजी का क्या मतलब रह जाता है। क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? जो आस्था को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, उसे जनता की परवाह ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिर का प्रबंधन एक रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली समिति को सौंपा जाएगा और पारंपरिक सेवायत परिवार पूजा अर्चना जारी रखेगा। वहीं मंदिर के सेवायतों का कहना है कि मंदिर की संपत्ति और आय भक्तों की सुविधा के लिए है, न कि सरकार की तिजोरी भरने के लिए। और कोर्ट में यह मामला अभी फाइनल नहीं हुआ है, मगर देखना यह होगा कि योगी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाबों से संतुष्ट कर पाती है कि नहीं, क्योंकि सीबीआई को संतुष्टि हो गई है कि केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और केजरीवाल के साथी सत्येंद्र जैन ने कोई घोटाला नहीं किया। तो सीबीआई का सारा ड्रामा क्या केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए था, उन्हें बदनाम करने के लिए था? क्या ये सब कुछ दिल्ली की सत्ता में आने के लिए था? दरअसल 29 मई 2019 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि जैन ने पीडब्ल्यूडी में 17 सदस्यों की एक क्रिएटिव टीम की भर्ती में घोटाला किया, नियमों को ताक पर रखा और बिना वित्त विभाग की मंजूरी के प्रोजेक्ट फंड से भुगतान कर दिया। और इस मामले में 4 साल तक जांच चली, बयानों की बौछार हुई और सियासी तमाशे के बाद जब दिल्ली में सरकार बदल गई, भाजपा आ गई, 4 अगस्त 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि सत्येंद्र जैन ने कोई आपराधिक साजिश नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई सरकारी नुकसान नहीं हुआ। सवाल यह है कि 4 साल तक चली सीबीआई जांच का मकसद क्या था? क्या ये सत्येंद्र जैन को फंसाने की सियासी साजिश नहीं थी या सिस्टम की नाकामी का एक नमूना? सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से साफ है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगे सारे आरोप खोखले थे, झूठे थे, बेबुनियाद थे। 4 साल की जांच में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो भ्रष्टाचार या आपराधिक साजिश को साबित करता हो। सीबीआई ने कहा कि पीडब्ल्यूडी में 17 सदस्यों की क्रिएटिव टीम की भर्ती जरूरी थी। उस वक्त केजरीवाल सरकार के सामने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की चुनौती थी। आर्किटेक्ट्स के करीब 50% पद खाली थे। ऐसे में
में आउटसोर्सिंग के जरिए प्रोफेशनल्स की भर्ती एक आम और स्वीकृत प्रक्रिया थी। सीबीआई ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और 1700 आवेदनों के बाद मेरिट के आधार पर चयन हुआ। कोई नियम तोड़ा नहीं गया, कोई गलत भुगतान नहीं हुआ। सवाल यह है कि जब सीबीआई को 4 साल पहले ही पता चल गया था कि सत्येंद्र जैन ने कुछ गलत नहीं किया, तो ये जांच इतनी लंबी क्यों खींची गई? किस आधार पर उनकी जमानतों को रोका गया? क्या ये सिर्फ सत्येंद्र जैन को सियासी तौर पर कमजोर करने, बदनाम करने और आम आदमी पार्टी को नस्तनाबूद करने की साजिश थी? क्या केजरीवाल को बदनाम करने के लिए सारा खेल हुआ? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में एलओपी रहे विजेंद्र गुप्ता झूठी शिकायत करते हैं, एलजी उसे सीबीआई को भेज देते हैं, शिकायत में कुछ होता नहीं है, फिर भी सत्येंद्र जैन पर झूठा केस दर्ज होता है। बिना सबूत के सीबीआई जांच शुरू करती है और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार और पार्टी को लगातार परेशान किया जाता है। क्या इस तरह के उत्पीड़न के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? याद रखिए कि जेल में रहने की वजह से सत्येंद्र जैन की हालत बेहद खराब हो गई थी। उनका वजन बहुत तेजी से गिर गया था, वो मरने की हालत तक पहुंच गए थे। लोग ऐसी चर्चा करने लगे, मगर आज पता चला कि उस केस में कोई दम ही नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। 4-5 साल तक ये जांच चली। सत्येंद्र जैन को बिना वजह जेल में सड़ाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि जब जांच एजेंसी को 4 साल की लंबी जांच में कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि जब सीबीआई को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था तो फिर ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का हथियार था? इधर सीबीआई की क्लीन चिट को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत करार दिया। केजरीवाल ने लिखा कि हमारे नेताओं के खिलाफ सारे मामले झूठे हैं। आपने कहा कि बीजेपी ने सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया ताकि दिल्ली में उनकी सरकार को कमजोर किया जा सके। बावजूद इसके बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। क्या ये उनकी साजिशों का सबूत नहीं है या वे नई सियासी हथियार की तलाश में हैं? आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने लिखा कि क्या बीजेपी अब माफी मांगेगी? जिस ईमानदार मंत्री को सालों तक बदनाम किया, जेल में डाला, क्या उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये साजिश नहीं तो क्या था? दरअसल आपका गुस्सा जायज है। सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार के बड़े मंत्री थे। उनकी गिरफ्तारी और जांच ने आम आदमी पार्टी की साख पर सवाल उठाए, लेकिन सवाल सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। ये सवाल उस सिस्टम का है जो बिना सबूत के विपक्षी नेताओं को टारगेट करता है। क्या सीबीआई को सिर्फ इसलिए दबाव में लिया गया कि दिल्ली में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी को हरा पाना संभव नहीं था? और जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई गलत काम नहीं हुआ तो उन जांच अधिकारियों का क्या, जिन्होंने इस तमाशे को 4 साल तक खींचा? मगर यही तो अमृतकाल का न्यू नॉर्मल है। विपक्ष के नेताओं को बिना किसी ठोस सबूत के जेल में डालने का रिकॉर्ड तो महामानव कब का तोड़ चुके हैं। अब तो नतीजे आ रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों ने कितना रायता फैलाया है, लोकतंत्र का कैसा कबाड़ा किया है। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झाड़ू लगाने में व्यस्त हैं, मगर दिल्ली से झाड़ू को गायब करने के लिए कितनी साजिशें रची गई। सत्येंद्र जैन को सीबीआई क्लीन चिट अभी पहला अध्याय है। अभी तो दिल्ली के शराब घोटाले में न्याय होना बाकी है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।